ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इज़ अबाउट फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइड्स। तो हम देखेंगे कि अगर हमने स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करनी हो, जो कि हम बाद में एक लेक्चर में अपलोड करूँगी डिटेल में, तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने से पहले हम कुछ टेस्ट करते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम चेक करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट चेक करते हैं। तो उससे हम ये आइडिया लेते हैं कि हमारा अल्कलाइड जो है वो क्या हो सकता है। तो उसके बाद हम उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जो है वो करते हैं। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि अल्कलाइड है भी या नहीं। तो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनका जो वेट होता है वो 100 से 900 के इन बिटवीन होता है। और जो अल्कलाइड होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो मोस्टली बिटर टेस्ट होता है, बहुत कड़वा टेस्ट होता है इनका। ज़्यादातर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन कोई कोई इनमें अमारफस सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि एमीटाइन। और इनमें सॉलिड के अलावा लिक्विड भी होते हैं, और लिक्विड या फिर वोलेटाइल होंगे या फिर नॉन वोलेटाइल होंगे। तो जो वोलेटाइल अल्कलाइड होंगे उसमें निकोटीन और कुनीन आता है, और जो नॉन वोलेटाइल है उसमें एग्जांपल है पिलोकार्पाइन और हाइयोसाइन। इसी तरह ज़्यादातर जो अल्कलाइड होते हैं, हमें कहाँ से पता चलता है ये अल्कलाइड हैं, ये कलरलेस होते हैं। लेकिन इसमें कुछ टाइप्स ऐसी भी देखी गई हैं जो कि कलर्ड थी, जैसे कोल्शिसाइन है और बर्बिराइन जो है वो येलो होते हैं अल्कलाइड। और कैलाडाइन जो है वो ऑरेंज होता है हमारा अल्कलाइड। और जो साल्ट ऑफ सेंग्यू नाराइन जो है वो कोप रेड कलर का होता है। तो हमें कलर्ड भी होते हैं, और कलर्ड से हमें पता चल जाता है। वैसे तो कलरलेस से ज़्यादा अच्छे से पता चलता है अल्कलाइड है, तो अगर कलर्ड हो तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन से वाला अल्कलाइड होगा। ज़्यादातर जो अल्कलाइड होते हैं वो फ्री बेसिस की फॉर्म में होते हैं। जो हमारे डिज़ायर्ड अल्कलाइड है वो फ्री बेसिस हैं, ज़्यादातर इस फॉर्म में नहीं होते। वो साल्ट की फॉर्म में भी होते हैं, वो बेस के फॉर्म में भी होते हैं। तो जो बेस की फॉर्म में जब अल्कलाइड होते हैं तो वो ऑर्गेनिक होते हैं, और जब साल्ट की फॉर्म में होते हैं तो फिर उनका जो इंट्रैक्शन होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि साल्ट जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। साल्ट जो हैं वो पोलर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत अच्छे से होता है। और जबकि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है वो पोलर नहीं होते। तो लाइक डिज़ॉल्व लाइफ के फार्मूले के अकॉर्डिंग ये दोनों डिज़ॉल्व नहीं हो सकते। तो हमारे जो बेसिस हैं अल्कलाइड वो तो ऑर्गेनिक ही है, तो वो आराम से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे सॉल्ट हैं वो या तो वाटर में सॉल्युबल होंगे या फिर वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, जिसमें अल्कोहल आ जाता है, एक्वस एसिड आ जाता है। और इस तरह के जो जितने भी वाटर मिसिबल सॉल्वेंट्स होंगे सॉल्ट जो हैं उनमें सॉल्युबल होंगे। ये तो है जनरल ट्रेंड। अब इसके अपोजिट्स भी होते हैं, मतलब ये जनरल ट्रेंड के अपोजिट भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कलरलेस के अलावा कलर्ड भी एक्सेप्शन केसेस हैं। तो इस तरह सॉल्युबिलिटी में भी एक्सेप्शंस हैं। तो देखा गया है कि कुछ बेसिस जो होती हैं ऑर्गेनिक होने के बावजूद जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। और इसमें एग्जांपल्स हैं जो वाटर में सॉल्युबल बेसिस हैं, वो हैं कैफ़ीन है, एफिड्राइन है, कोडीन है, कोल्शिसाइन है, क्वाटरनी अमोनियम बेसिस हैं, पिलोकार्पाइन है। ये सारी ऑर्गेनिक होने के बावजूद वाटर में सॉल्युबल हैं। और इसके अलावा कुछ बेसिस जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल भी होती हैं। हालांकि बेसिस को अगर अल्कलाइड बेस है तो उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन ये भी एक्सेप्शनल केस है कि वो इनसॉल्युबल भी हो सकती हैं। जैसे मॉर्फिन जो है वो ईथर में, और थियोब्रोमाइन और थियोफाइलिन जो है वो बेंजीन में इनसॉल्युबल होगी ऑलमोस्ट। साल्ट्स जो हैं वो यूजुअली वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन देखी गई है। साल्ट्स जो हैं वो जो वाटर में कुछ साल्ट इनसॉल्युबल देखे गए हैं, जैसे क्विनीन जो है मोनोसल्फेट, और मोनोसल्फेट क्विनीन मोनोसल्फेट जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। और इसी तरह कुछ साल्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल देखे गए हैं। हालांकि आमतौर पे साल्ट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, जैसे लोबिलाइन है, एपोएट्रोपाइन है, एपोएट्रोपाइन हाइड्रोक्लोराइड्स जो हैं वो क्लोरोफॉर्म जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसमें सॉल्युबल देखे गए हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो हैं ज़्यादातर ये लीवो रोटेटरी होते हैं, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन देखी गई है। कुछ डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी होंगे, जैसे कि कोनिन जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी। और कुछ इनएक्टिव भी होते हैं, ज़्यादातर ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन पेपीविराइन जो है वो देखा गया है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो लियो रोटेटरी होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें पता है कि इसमें नाइट्रोजन जो है वो होता ही होता है, तो मोस्टली ये बेसिक होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस कंपाउंड मोस्टली बेसिक होते हैं।
ठीक है। लेकिन वो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि कुछ बेसिक नहीं भी होते। तो नाइट्रोजन की भी टाइप है कि वो प्राइमरी अमाइन भी बना सकते हैं नाइट्रोजन अल्कलाइड में, सेकेंडरी भी अमाइन भी एज अ सेकेंडरी अमाइन भी प्रेजेंट हो सकता है नाइट्रोजन, एज अ टर्शरी अमाइन भी नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है। तो नॉर एफिड्राइन में एज अ प्राइमरी अमाइन प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन, नॉर एफिड्राइन में सेकेंडरी अमाइन के तौर पे प्रेजेंट होगा, और एट्रोपाइन जो अल्कलाइड है उसमें टर्शरी अमाइन के तौर पे प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बेसिकसिटी ट्रेंड देखें तो ये मैं जनरल ट्रेंड आपको ये बता रही हूँ कि ये देखा गया है कि जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप हों वो वाले नाइट्रोजन जो अमाइंस हैं वो ज़्यादा बेसिक कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी होती है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं। तो अगर अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा साथ में होंगे उतनी ही उसकी डोनेटिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उनका इफेक्ट होता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेंगे। नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन जब बढ़ेगी तो बेसिकसिटी बढ़ती है। तो इसलिए 2 अल्काइल वाले जो नाइट्रोजनस अल्कलाइड होंगे वो ज़्यादा बेसिक होंगे, 1 अल्काइल ग्रुप वाले कम बेसिक होंगे। लेकिन थ्री अल्काइल ग्रुप वाले जो हैं वो भी ज़्यादा बेसिक होने चाहिए, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि इसमें स्टेरिक फैक्टर आ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये तीसरे नंबर पे होगा। तो वीक बेसिस एज अ वीक बेस कौन से अल्कलाइड हैं, वो कफ़ीन है। एट्रोपाइन स्ट्रॉन्ग बेस एज अ स्ट्रॉन्ग बेस अल्कलाइड प्रेजेंट होंगे, और कोल्शी साइन जो है वो न्यूट्रल अल्कलाइड होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो कि अल्काइल ग्रुप है वो बेसिकसिटी को बढ़ाते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ऑक्सीजन का बहुत अच्छा है कि अगर किसी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में ये बहुत हेल्पफुल होता है कि अगर किसी अल्कलाइड में ऑक्सीजन है तो वो ज़्यादातर मोस्टली सॉलिड इन नेचर होते हैं, जैसे कि एट्रोपाइन है। और तो अगर वो सॉलिड होगा तो हम एक हिंट लगा सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन हो सकती है स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते वक्त। लेकिन कुछ जो हैं वो अल्कलाइड जो हैं वो फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन भी होते हैं, और जो फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन होंगे वो मोस्टली लिक्विड होंगे, वो निकोटीन और कुनीन इसमें आ जाता है। जो है अल्कलाइड जो हैं वो साल्ट फार्मेशन करते हैं। हमने पहले भी ये पहले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि साल्ट फार्म वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट करेंगे, बेसिक करैक्टर होता है ज़्यादातर अल्कलाइड का, तो अगर वो किसी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो साल्ट बना देंगे। अगर उनका एसिडिक करैक्टर है तो वो किसी बेस से रिएक्ट करेंगे और साल्ट बना देंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक बेस के साथ नहीं, ये जो साल्ट है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगी, और वीक बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगी, ठीक है। तो हमेशा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद ही साल्ट बनता है, बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट नहीं बनाती। तो ये वाला आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद है तीसरे नंबर पे स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, वीक बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और साल्ट बनेगा। और जो वेरी वीक बेसिस होंगी वो अनस्टेबल साल्ट्स बनाएंगी, और उसमें आ जाता है कैफीन, नार्कोटीन और पेपिराइन। इसके अलावा कुछ अल्कलाइड ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 बेसिक ग्रुप होते हैं, तो ज़ाहिर बात है जिसमें 2 बेसिक ग्रुप हों वो 2 एसिड से रिएक्ट करेगी और 2 सीरीज़ ऑफ साल्ट्स बनेंगी उसमें। कुछ जो अल्कलाइड होते हैं वो एम्फोटेरिक भी होते हैं। तो एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना सकते हैं। कुछ अल्कलाइड जो हैं वो एसिडिक करैक्टर जो है वो शो नहीं करते, शोइंग एसिडिक करैक्टर होता है लेकिन वो साल्ट नहीं बनाते, ठीक है। तो इसमें आ जाता है रिसाइन, मतलब उस साल्ट बनाने की उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती। तो उसके बाद हैम के अल्कलाइड जो होते हैं वो ज़्यादातर हीट से डिकम्पोज हो जाते हैं, सिर्फ स्टारिश आयनाइन है और कफ़ीन जो है वो डिकम्पोज नहीं होता। उसके बाद जब इसको स्टैंड किया जाता है टेम्परेचर्स पे, एट लो टेम्परेचर पे भी ये डिकम्पोज हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये डिकम्पोज उनकी होने की इतनी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम 70 डिग्री से बिलो टेम्परेचर पे इसको काफ़ी अर्से के लिए स्टैंड करेंगे तो ये तब भी डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके अलावा ऑक्सीडेशन भी इनका होने के चांसेस होते हैं।
तो अगर ऑक्सीडेशन जो है वो ड्राई फॉर्म में इतनी अच्छी ऑक्सीडेशन नहीं होती, लेकिन अगर सोल्यूशन में है तो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी इसकी ऑक्सीडेशन होगी और बहुत जल्दी इसकी डिकम्पोजिशन अल्कलाइड की हो जाएगी। ये डिपेंड भी करता है कि वो किस इन्वायरमेंट में वो हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन लो टेम्परेचर में भी बहुत जल्दी हो रही है और डिकम्पोजिशन जो है वो सोल्यूशन इन्वायरमेंट में भी बहुत जल्दी हो रही है। तो एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो साल्ट फॉर्मेशन होती है। ऑफ कोर्स अगर वो बेसिक है, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है अल्कलाइड के साथ तो साल्ट बनाएगा। और इसके अलावा अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कभी कभी एसिड जो है वो अल्कलाइड के साथ रिएक्ट करके एस्टर भी बना देता है। तो वो तब होगा जब उसके अंदर कोई अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। हमेशा जब एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनता है। तो इसमें एग्जांपल है एट्रोपाइन। तो ये तो थे फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वालिटेटिव टेस्ट करवाऊंगी और फिर बाद में स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी करवाऊंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।